सो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है दैट रेट एट विच a substance react is directly proportional to active mass of substance. Now, active mass अगर किसी भी सब्सटेंस का आपको चाहिए तो वो होता है active mass is equal to molar concentration, and molar concentration is moles per liter. तो concentration जो होगा वो moles per liter में होना चाहिए, उसको active mass कहते हैं. moles हो जाएगा weight of substance in gram and divided by molecular weight into volume. This volume should be in liter. So weight upon molecular weight will give moles, moles upon volume will give molar concentration, और इसी को हम मोलैरिटी भी कहते हैं. मोलैरिटी कैपिटल एम से जिसे रिप्रेजेंट करेंगे. ऑल्सो जो एक्टिव मास है उसको रिप्रेजेंट कैसे करें? सो लिख लो यहां, इट इज represented in square bracket, that is, तो जैसे अगर मुझे मोलर मास या एक्टिव मास ऑफ ए चाहिए तो मैं ऐसे लगा के ए कह दूंगा. एक्टिव मास ऑफ N2 चाहिए तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर N2, यानी कि ये कंसंट्रेशन लिखा होगा मोल्स पर लीटर में. नाउ आते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन. क्या कह रहा है? कह रहा है ये कि अगर हमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चाहिए तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट a particular temperature is proportional to the product of active masses of reactant raised to the power of stoichiometry. सो एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास मान लेते हैं एक रिएक्शन है AA प्लस BB गिविंग प्रोडक्ट, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा. रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A to the power of stoichiometry, B raised to the power of its stoichiometry. अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएं तो आ जाता है रेट that is equal to K A to the power of A, B to the power of B, where K is rate constant of the reaction. Rate constant of the reaction. तो अगर किसी भी रिएक्शन के लिए हमें रेट चाहिए तो हम उस सब्सटेंस का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्री लगा देंगे. आगे बढ़ते हैं और निकालना सीखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सो फॉर अ जनरल रिएक्शन
फॉर अ जनरल रिएक्शन अगर है हमारे पास, रिएक्शन है AA प्लस BB गिविंग CC प्लस DD। सो इस रिएक्शन के लिए अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन रेट लिखें तो वो आ जाएगा RF इक्वल टू KF इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर ऑफ स्टिक्योमेट्री B रेज टू द पावर ऑफ द स्टिक्योमेट्री। और अगर हम लिखें बैकवर्ड रिएक्शन रेट तो वो आ जाता है RB इक्वल टू KB। नाउ बैकवर्ड जा रहे हो तो अब आपके लिए C और D हैं वो रिएक्ट हो जाएंगे, तो KB इंटू C टू द पावर ऑफ C इंटू D टू द पावर ऑफ स्टिक्योमेट्री स्मॉल d। और जैसे ही इक्विलिब्रियम आता है, एट इक्विलिब्रियम दो चीजें होती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और दूसरा होता था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल। तो RF अपॉन इक्वल टू RB अगर हम कहते हैं तो ये हो जाता है KF इंटू A टू द पावर ऑफ स्टिक्योमेट्री B टू द पावर ऑफ स्टिक्योमेट्री इक्वल टू KB C टू द पावर ऑफ स्टिक्योमेट्री D to the power of stoichiometry. So we get Kf upon Kb, concentration of C to the power of C, D to the power of D, A to the power of A, B to the power of B. And this Kf upon Kb, इसको हम एक नाम दे देते हैं यहाँ, इसको नाम दे दिया हमने Kc. So Kc equal to concentration of C to the power of C, D to the power of D, A to the power of A, B to the power of B. इसको हम डाल देते हैं एक ब्रैकेट बॉक्स के अंदर में। So Kc is a constant and is called equilibrium constant in terms of concentration. इसका मतलब Kc एक ऐसा कांस्टेंट है जिसमें सब कुछ कंसंट्रेशंस रखना होगा आपको, यानी कि इस इक्विलिब्रियम में सब कुछ हमें कंसंट्रेशन के टर्म्स में रखना पड़ेगा, जो कि होगा मोल्स पर लीटर के टर्म्स में। सो Kc इज अ कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए अगर हम देखें, PCl5 gas giving PCl3 gas plus Cl2 gas। इसके लिए अगर हमें Kc लिखना होगा तो किस तरीके से Kc लिखा जाए, तो Kc के लिए आपको चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ स्टिक्योमेट्री, तो PCl3 रेज टू द पावर ऑफ 1, Cl2 रेज टू द पावर ऑफ 1 upon PCl5 reactant raised to the power of 1. Then एक और एग्जांपल, अगर हम निकालना चाहते हैं N2 plus 3H2 giving 2NH3, इसके लिए हमें Kc लिखना है। सो अगेन वही पुराना तरीका, प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ स्टिक्योमेट्री। तो प्रोडक्ट है मेरे पास NH3 रेज टू द पावर ऑफ स्टिक्योमेट्री 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2 रेज टू द पावर ऑफ 1, कंसंट्रेशन ऑफ H2 रेज टू द पावर ऑफ 3। देन नेक्स्ट एग्जांपल,
कैसे लिखना है इसके लिए भी हमें, सो हाफ H2 गैस प्लस हाफ I2 गैस गिविंग HI गैस. सो Kc यहां हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ स्टिक्योमेट्री अपॉन reactant raised to the power of stoichiometry I2 to the power of half. This is the Kc. अब अगर इक्विलिब्रियम पे आपको HI, I2 और H2 के कंसंट्रेशन पता है तो उसको पुट करके आप Kc की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. देन एक टर्म होता है Kp. Kp is the equilibrium constant in terms of partial pressure. So ये तभी डिफाइन करना है, डिफाइंड only when at least one gaseous कंपोनेंट यानी कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कम एक गैसियस कंपोनेंट प्रेजेंट हो. सो अगर एक रिएक्शन है मान लीजिए हमारे पास जिसमें हम देखते हैं AA प्लस BB गिविंग CC प्लस BD, तो यहां पे Kp is partial pressure of C raised to the power of stoichiometry plus into partial pressure of D raised to the power of stoichiometry upon partial pressure of A raised to the power of stoichiometry partial pressure of B raised to the power of stoichiometry. यहां पे PA is partial pressure of A है, PB is partial pressure of B and so on. PC and PD. PC is the partial pressure of C and PD will be the partial pressure of D. तो लेट से अगर आपको एक एग्जांपल के लिए दे दिया जाए कि अगर N2 plus 3H2 गिविंग 2NH3, इस क्वेश्चन के लिए आपको अगर Kp लिखने को कहा जाए तो Kp क्या होगा अब यहां पे. So Kp will be partial pressure of NH3 raised to the power of stoichiometry upon partial pressure of N2 raised to the power of stoichiometry partial pressure of H2 raised to the power of stoichiometry. Similarly, अगर इस क्वेश्चन में Kc निकालने कहा जाए तो Kc हो जाएगा concentration of NH3 raised to the power of stoichiometry upon concentration of N2 raised to the power of stoichiometry concentration of H2 raised to the power of its stoichiometry. Kp और Kc को रिलेट करने के लिए जो फॉर्मूला निकल के आता है वो है Kp इक्वल टू Kc इंटू RT to the power of delta Ng, where this delta Ng is sum of stoichiometry of gaseous product minus sum of stoichiometry of gaseous reactant.
सो अगर एक एग्जांपल के लिए हम देखें, या पहले हम यहां लिख लेते हैं दैट दिस डेल्टा एन जी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, और it can be a fraction. For example, अगर हमें दे रखा है CaCO3 solid giving CaO solid plus CO2 gas, तो इसके लिए अगर हम डेल्टा एनजी निकालना चाहें, इस एग्जांपल के लिए डेल्टा एनजी सम ऑफ स्टिक्योमेट्री ऑफ प्रोडक्ट गैस सॉलिड को आपको नहीं लेना है, तो 1 माइनस 0 दैट इज 1, एंड केपी और केसी के बीच में अगर रिलेशनशिप निकालना है तो केपी हो जाएगा केसी आर टी टू द पावर 1. सो केपी और केसी के बीच में रिलेशनशिप अगर हम एक इक्वेशन के फॉर्म में देखें, सो लेट्स से आपके पास एक रिएक्शन है AA प्लस BB गिविंग CC प्लस DB, तो यहां डेल्टा NG हो जाएगा सम ऑफ स्टिक्योमेट्री ऑफ प्रोडक्ट की स्टिक्योमेट्री क्या है, स्मॉल c एंड स्मॉल d, तो C प्लस B माइनस सम ऑफ स्टिक्योमेट्री ऑफ रिएक्टेंट दैट इज माइनस A प्लस B. अगर ये सब के सब गैस में हो, तो अगर प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड हो, जैसे इस केस में, इसके पहले वाले एग्जांपल में सॉलिड वाले केस को हमने नहीं लेना है, तो उसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, है ही नहीं, या फिर आप 0 लेके भी काम कर सकते हैं. अगर एक और एग्जांपल से हम देखें, सो एग्जांपल है हमारे पास PCl5 गिविंग PCl3 प्लस Cl2, ये सब गैस फॉर्म में है, तो अगर हमें यहां डेल्टा NG निकालना है तो वो हो जाएगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 1 प्लस 1, प्रोडक्ट का माइनस 1, रिएक्टेंट का, दैट इज इक्वल टू 1. इट कैन बी अ पॉजिटिव नंबर, इट कैन बी अ नेगेटिव नंबर, जीरो और फ्रैक्शन डिपेंड करता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट पे. गैसियस प्रोडक्ट्स का स्टिक्योमेट्री का सम माइनस स्टिक्योमेट्री का सम ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ऐसे याद रखें. आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हम यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो अगर हम यूनिट ऑफ केपी देखना चाहते हैं तो केपी विल बी ATM टू द पावर ऑफ डेल्टा एनजी. अभी हमने निकाला डेल्टा एनजी. अगर यूनिट ऑफ केसी हमें चाहिए तो हम लिख सकते हैं इट इज मोल्स पर लीटर टू द पावर डेल्टा एनजी, और मोल्स पर लीटर को आप लिख सकते थे कंसंट्रेशन टू द पावर डेल्टा एनजी. ओके, देन एक हमने यहां पॉइंट समझ लेना है कि अगर प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड है, भले ही उनका खुद का एक्टिव मास हो, बट वो कांस्टेंट रहेंगे, और इसी वजह से हम केमिकल चेंज के दौरान उनका कंसंट्रेशन को 1 ले लेंगे, यूनिटी ले लेंगे 1 फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस. यानी कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड अगर हो तो उनके एक्टिव मासेस को 1 ले लेना है, यानी उनका कंसंट्रेशन अपने को 1 ले लेना है कन्वीनियंस के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय. तो कुछ एग्जांपल्स हम यहां पे शुरू करते हैं. जैसे कि पहला हमारे पास एग्जांपल है, कहता है A मोल H2 के B मोल I2 के लिए क्लोज कंटेनर में जिसका वॉल्यूम V है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में Kc फाइंड करना है अगर H2 डिसोशिएट होता है X मोल्स इक्विलिब्रियम आने पे. तो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है, ताकि हम इसको यूज कर सके बाकी क्वेश्चंस में. तो H2 reacts with I2 to give 2HI. रिएक्शन सबसे पहले होना चाहिए बैलेंस्ड. अब T इक्वल टू 0 जब रिएक्शन शुरू हुआ तो हमने कहा कि A मोल जो थे H2 के थे, B मोल I2 का था, और HI का कोई भी मोल नहीं था, तो ये 0 हो गया. जब इक्विलिब्रियम आया तो इक्विलिब्रियम आने पे क्या हुआ, H2 के मोल्स डिसोशिएट हुए. कितने डिसोशिएट हुए, तो H2 डिसोशिएट हुआ X मोल्स.
नाउ H2 एंड I2 1:1 मोल रेशियो में है, तो जितना H2 रिएक्ट होगा उतना ही I2 भी रिएक्ट होना पड़ेगा। तो I2 रिएक्ट हुआ X, तो बचा हुआ अमाउंट हो जाएगा P माइनस एक्स। H2 का बचा हुआ अमाउंट होगा A माइनस एक्स। ध्यान रखो X रिएक्ट हुआ है और बचा हुआ अमाउंट है A माइनस एक्स। अगर X मोल्स H2 के रिएक्ट होते हैं, X मोल्स I2 के रिएक्ट होते हैं, तो HI कितना बनेगा? तो 1:1:2 स्टिक्योमेट्री देख पा रहे हैं, 1:1:2 यानी कि डबल बनेगा। तो X और X रिएक्ट हुआ तो ये बन जाएगा 2X मोल्स। अब अगर मुझे यहां से Kc फाइंड करना है, तो Kc का फॉर्मूला था कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ स्टिक्योमेट्री अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ स्टिक्योमेट्री। स्टिक्योमेट्री मतलब हर सिंबल के सामने लगा हुआ जो नंबर होगा वो स्टिक्योमेट्री, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 है। अब HI देखिए कितना था, मोल्स तो थे वो तो थे 2x, बट वॉल्यूम भी आपको रखना जरूरी है, तो 2x अपॉन v का स्क्वायर अपॉन H2, दैट इज H2 है A माइनस एक्स मोल्स, तो A माइनस एक्स अपॉन v एंड I2 B माइनस एक्स अपॉन v। अब यहां तो v से v कट गया और हमारे पास आंसर सीधा सीधा मोल्स के टर्म्स में आ गया, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर केस में वॉल्यूम कैंसल आउट हो जाए, इसलिए वॉल्यूम लिखना भी जरूरी। तो ये बड़ा सा सिंपल सा मेथड मैंने सिखाया है। T इक्वल टू 0 पे लिखें, T इक्विलिब्रियम पे लिखें, कितने मोल्स डिसोशिएट हुए, कितने बचे मोल्स हैं, और फिर Kc का जो इक्वेशन है वो बनाना आना चाहिए प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट यूज करके, और फिर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है कंसंट्रेशन के टर्म में। याद रखें मोल्स अपॉन वॉल्यूम विल गिव द कंसंट्रेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन PCl5 गिविंग PCl3 एंड Cl2 द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 PCl3 is this much respectively. If the value of Kc is 0.5, what is the concentration of Cl2 at equilibrium? तो ये सारे के सारे जो कंसंट्रेशन हैं ये इक्विलिब्रियम पे दिए हुए हैं। सबसे पहले हम Kc लिख लेते हैं, तो Kc हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। नाउ इक्विलिब्रियम पे वैल्यू दे रखी है, Kc की वैल्यू कहते हैं 0.5 है, PCl5 is 0.4, PCl3 is 0.2 एंड Cl2 का कंसंट्रेशन अपने को फाइंड करना है। तो यहां से सॉल्व कर लिया हमने और आ गया कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, दैट इज ये हो जाएगा 2, दैट इज 1 मोल पर लीटर, दैट इज द आंसर। तो आंसर आ गया यहां से C। नेक्स्ट एग्जांपल है CaCO3 solid giving CaO solid plus CO2. Write Kc and Kp for the reaction. तो अगर आपको Kc लिखना है तो Kc के लिए क्या चाहिए होगा? आपको चाहिए होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, बट क्योंकि CaO एंड CaCO3 सॉलिड हैं तो इनका कंसंट्रेशन आपको 1 ले लेना है। तो Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CO2। सिमिलरली अगर आप Kp लिखना चाहते हैं तो वो पार्शियल प्रेशर के टर्म में होगा और वो भी सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए होंगे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 रेज टू द पावर 1, दैट इज द वैल्यू ऑफ Kp। नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर NH4HS गिविंग NH3 plus H2S द ऑब्जर्व्ड प्रेशर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज P0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kp। तो आपको NH4HS जो कि है सॉलिड, तो इसकी वजह से तो कोई प्रेशर आएगा नहीं, आएगा प्रेशर NH3 की वजह से और आएगा प्रेशर H2S की वजह से। अब कुछ भी इसका एक अमाउंट रहा होगा T इक्वल टू 0 पे, तो T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे इसका कुछ अमाउंट रिएक्ट होगा, तो आप समझें कि इनिशियली मान लीजिए कुछ भी नहीं था, बट प्रेशर आया P और P, क्योंकि ये 1:1 के रेशियो में, तो जितना NH3 बनेगा उतना ही H2S भी बनेगा। अब कहता है कि टोटल प्रेशर जो है ना इक्विलिब्रियम पे वो है P0 के बराबर, तो इसका यही मतलब हुआ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S शुड बी इक्वल टू P0, और NH3 का था P, H2S का P, दैट इज इक्वल टू P0। दैट मीन्स P इक्वल टू P0 by 2,
अब अगर मुझे यहां Kp फाइंड करना है तो Kp की वैल्यू हो जाएगी पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 एंड H2S हमने फाइंड कर लिया है, तो दिस इज P/2 इंटू P/2, दैट इज इक्वल टू P²/4. Next example, what is the unit of Kp for the reaction CH2 gas plus 4H2 gas plus CH4 plus H2S? तो एक तो मैंने तरीका बताया था आपको कि यूनिट हो जाएगा ATM टू द पावर डेल्टा Ng. इससे आप निकाल लीजिए. दूसरा एक तरीका देखिए, Kp अगर मुझे चाहिए तो वो हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S रेज टू द पावर ऑफ 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CH2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 टू द पावर 4. अगर पार्शियल प्रेशर को आप ATM के टर्म्स में रखोगे तो ऊपर आ जाएगा ATM CH4 के करस्पॉन्डिंग और H2S के करस्पॉन्डिंग आएगा ATM टू द पावर 2 अपॉन ATM इंटू ATM टू द पावर 4. तो ओवरऑल आप इसको ऐसे देख सकते हैं, सॉल्व कर लो जरा. तो ये आ गया ATM, ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा 5, तो ATM टू द पावर -3 -2, ऊपर आ रहा है ATM टू द पावर 3 और नीचे आ रहा है ATM टू द पावर 5. सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -2 आ जाएगा. दैट मीन्स आंसर यहां से आ जाएगा B. दैट इज द आंसर. नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले ही हमने देखा Kp और Kc के बारे में कह रहा है. तो फर्स्ट पॉइंट है यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp या Kc डिपेंड नहीं करता कंसंट्रेशन पे, देन डिपेंड नहीं करता कैटलिस्ट है कि नहीं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिएक्शन किस डायरेक्शन से शुरू किया गया है, रिएक्टेंट साइड से शुरू किया गया है या प्रोडक्ट साइड से, इससे फर्क नहीं पड़ता. तो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, कैटलिस्ट से इंडिपेंडेंट है और डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp एंड Kc. सेकेंड पॉइंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिपेंडेंट ओनली अपॉन द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के वेरी करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेरी होगा. अगर हम इक्वेशन देखना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं log K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1. बेसिकली अगर log K1 अपॉन K2 है तो ब्रैकेट में आएगा T2 माइनस T1. अगर K2 अपॉन K1 होगा तो 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2. जहां पे आपको समझना है दैट डेल्टा H इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 इज एट टेम्परेचर T1 एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा K2 एट टेम्परेचर T2. सो दो पॉइंट यहां पे देख सकते हैं हम. पहला, इफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक है इसका मतलब ऐसी रिएक्शन है जहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये देखने को मिलेगा दैट डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होगी. अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, डेल्टा H नेगेटिव है, सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर K डिक्रीजेस. सो सीधे सीधे शब्दों में आप रिलेट कर सकते हो, डेल्टा H अगर नेगेटिव है तो टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट जाएगा. इसका उल्टा भी सही है, टेम्परेचर अगर आप घटाते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाएगा. इसको हम जो हमने फॉर्मूला देखा उससे भी देख सकते हैं. इफ द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक ऐसी रिएक्शन होती है जो एनर्जी एब्सॉर्ब करती है, और डेल्टा H हो जाएगा इसके लिए पॉजिटिव. तो इसमें हम देखते हैं कि डेल्टा H अगर पॉजिटिव है तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाएगा, और अगर आप टेम्परेचर घटा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट जाएगा. ये दोनों रिलेशनशिप हमने निकाला है फॉर्मूले से. log
K2 अपॉन K1 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R। K1 अपॉन K2 है, यानी कि यहां आएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। यहां पे हम चाहें तो डेल्टा H की वैल्यू रख के फाइंड करके देख सकते हैं। इस इक्वेशन को यूज करके रिलेशनशिप निकाला गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डिपेंड्स ऑन स्टिक्योमेट्री। स्टिक्योमेट्री पे डिपेंडेंट होगा K। सो फर्स्ट पॉइंट आता है, अगर दो केमिकल रिएक्शन है जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहली रिएक्शन का है K1 और दूसरी रिएक्शन का K2, और इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दिया तो नया जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा थर्ड रिएक्शन का वो हो जाएगा K इक्वल टू K1 प्लस K2। जैसे एक इक्विलिब्रियम है, A से मिलता है B, ये K1 है, B से मिलता है हमें C, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये आ जाएगा A गिविंग C, और इसके लिए जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा, देखिए इस नए इक्विलिब्रियम में दोनों को ऐड किया तो K इक्वल टू K1 प्लस K1 इंटू K2 मल्टीप्लाई होगा अगर हम रिएक्शंस को ऐड करते हैं। ऐड करने पे इक्विलिब्रियम रिएक्शंस को ऐड करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो अगर हमारे पास एक रिएक्शन है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है और इस रिएक्शन को अगर हमने रिवर्स कर दिया तो जो नई रिएक्शन आएगी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 अपॉन K1 होगा। लेट्स से आपके पास रिएक्शन है A प्लस बी गिविंग C प्लस डी। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। अगर इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं तो ये हो जाएगा C प्लस डी गिविंग A प्लस बी। तो इस नई रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर K डैश है तो K डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन K1। बेसिकली K1 था क्या, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C D A एंड B, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर हम K डैश देखें तो अब प्रोडक्ट हो गया A प्लस बी, दैट मीन्स यहां आएगा A इंटू बी अपॉन C अपॉन डी। इसलिए जब आप रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 अपॉन में आ जाएगा। अगर एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है K1 और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया एक फैक्टर n से, तो जो नया n मल्टीप्लाई करने के बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो हो जाएगा K1 टू द पावर n, जहां पे n कैन बी अ फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमें मिल रहा है A से B। अगर इस रिएक्शन में हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1/2 A गिविंग 1/2 B हो जाएगा। फर्स्ट रिएक्शन के लिए अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K था तो K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये जो नया इक्विलिब्रियम आएगा उसमें K डैश कितना होगा, प्रोडक्ट टू द पावर ऑफ स्टिक्योमेट्री, रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ स्टिक्योमेट्री। इन दोनों में रिलेशनशिप निकालिए तो आपको दिखाई देगा दैट K डैश इज इक्वल टू K टू द पावर 1/2। तो मैंने जो नंबर रिएक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर पे आ जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाई किया रिएक्शन से तो पावर में 1/2। अगर यहां 2 मल्टीप्लाई कर देते रिएक्शन से तो पावर में भी 2 आ जाता। फोर्थ पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K एंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा G नॉट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज को रिलेट कैसे किया जाए, तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q होगा। अगर लॉग के टर्म से बात करें तो डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT log Q। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G इक्वल टू 0 हो जाएगा और Q जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट किया मैंने वैल्यू 0 डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT और Q की जगह आ गया K। तो डेल्टा G नॉट की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2.303 RT log K। This is the relationship between delta G naught and T and K. So यहां पे क्या क्या चीजें हैं वो लिख लीजिए। डेल्टा G naught is standard free energy change, इसको गिब्स फ्री एनर्जी चेंज भी कहते हैं। देन R is universal गैस कांस्टेंट
नेक्स्ट T इज द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं केल्विन स्केल में जब आप लिखते हो, एंड K इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Fifth point, time taken to attain equilibrium has no relationship with equilibrium constant। तो टाइम इक्विलिब्रियम आने में जो लग रहा है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेट नहीं करता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी स्टेबिलिटीज को रिलेट करती है, जबकि टाइम कितना लगा वो एक काइनेटिक प्रॉपर्टी होगी। तो काइनेटिक प्रॉपर्टी कितना टाइम लगा, कितना रेट ऑफ रिएक्शन है वो जानना है तो काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन वो एक अलग वीडियो में मैं बना दूंगा। हमें समझना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, यानी कि Kp और Kc बेसिकली एक स्टेट बता रहे हैं। कौन सा स्टेट? जहां पे हम देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कांस्टेंट हो जाता है, ये स्टेट को बता रहे हैं। कब आएगा ये स्टेट, कितना टाइम लगेगा इसको आने में, वो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से नहीं बता सकते। उसके लिए हम लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन देखना होगा, और रेट ऑफ रिएक्शन काइनेटिक प्रॉपर्टी होता है। काइनेटिक प्रॉपर्टीज और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज दोनों अलग अलग तरीके से निकाली जाती है। सो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन कितने टाइम में इक्विलिब्रियम आएगा ये हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से नहीं बता सकते। कुछ एग्जांपल्स ट्राई करके देखते हैं हम। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 2x + 3y गिविंग 4z। तो पूछता है कि इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो मैंने ये बताया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर चाहिए तो आपको ऊपर लिखना होगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट में रेज टू द पावर ऑफ स्टिक्योमेट्री, स्टिक्योमेट्री यहां 4 है, अपॉन रिएक्टेंट क्या होगा x, स्टिक्योमेट्री 2, देन सेकेंड रिएक्टेंट है y, रेज टू द पावर ऑफ स्टिक्योमेट्री 3। तो ये ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एंड दैट विल बी द आंसर। देन नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्वेश्चन CGF 2016 में आया हुआ है। फॉर द सिस्टम 3a + 2b गिविंग c, द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सेम क्वेश्चन है। अगर मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, तो ऊपर आएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ स्टिक्योमेट्री अपॉन रिएक्टेंट। देखिए a है a टू द पावर स्टिक्योमेट्री 3, b रेज टू द पावर ऑफ स्टिक्योमेट्री 2। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे डी ऑप्शन को देखिए। तो आपको स्टिक्योमेट्री पावर में लगाना है, सामने नहीं लगाना। पावर में लगा के देखिए ऑप्शन कौन सा आता है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल, द Kp अपॉन Kc रेशियो फॉर द रिएक्शन। सो हमने देख रखा है दैट Kp इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng, जहां पे Ng जो है वो गैस है। तो गैस प्रोडक्ट अपॉन माइनस गैस रिएक्टेंट, तो डेल्टा Ng हो गया गैस प्रोडक्ट, तो 4, ये भी H2O भी गैस है, तो 4 + 6 माइनस रिएक्टेंट साइड में देखिए NH3 का 4 + 7, तो डेल्टा Ng आ गया यहां से -1। तो Kp इक्वल टू Kc RT टू द पावर -1, नीचे ले आओ Kc को, तो Kp अपॉन Kc इक्वल टू RT टू द पावर -1, या फिर इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन RT, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन कहता है log Kp अपॉन Kc इक्वल टू log RT इक्वल टू 0 इज द रिलेशनशिप फॉर द इक्वेशन। किस इक्वेशन के लिए, किस रिएक्शन के लिए ये रिलेशनशिप आएगा। तो log Kp अपॉन Kc को मैं लिख सकता हूं प्लस log RT इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं log Kp अपॉन Kc इक्वल टू माइनस log RT, और माइनस को अगर हम अंदर ले आए तो log Kp अपॉन Kc इक्वल टू log RT टू द पावर -1। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लो, तो ये आ जाएगा Kp अपॉन Kc इक्वल टू RT टू द पावर -1। यानी कि मैं कह सकता हूं कि Kp इक्वल टू Kc RT टू द पावर -1, यानी डेल्टा Ng इक्वल टू -1 आना चाहिए। जिस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng -1 के बराबर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट वन में देखो PCl5 गिविंग PCl3 + PCl2, तो यहां आएगा 1 + 1 -1, डेल्टा Ng इक्वल टू 1 आ जाता है। यहां पे देखिए डेल्टा Ng प्रोडक्ट का है 2 -1 + 2, ये आ गया अपना आंसर। सेकेंड में देखो डेल्टा Ng कितना आ रहा है, प्रोडक्ट का 2 -1 + 1 0। देन थर्ड में
फोर्थ ऑप्शन में देखो तो 2 माइनस 1 प्लस 3 दैट इज -2। तो आंसर क्लियरली आ गया, यहां पे बी आंसर हो जाएगा हमारा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीजीएफ 2016 में आया हुआ है, पूछता है कि केपी और केसी बराबर किसके लिए होंगे। तो केपी इक्वल टू केसी आरटी टू द पावर डेल्टा एनजी। अगर ये दोनों बराबर होने हैं तो डेल्टा एनजी शुड बी इक्वल टू 0, तो केपी इक्वल टू केसी हो जाएगा। तो मेरे को देखना है डेल्टा एनजी इक्वल टू 0 किसके लिए। अगर अभी इसके पहले एग्जांपल में मैंने सब ये बताया था, अगर आप देखें सी ऑप्शन में तो डेल्टा एनजी 2 माइनस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। बाकी ऑप्शंस में भी निकाल के हम देख सकते हैं डेल्टा एनजी 0, जिसके लिए 0 होगा वो सारे के सारे ऑप्शन अपने आंसर हो जाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 moles of A is mixed with 4 moles of B when 2 moles of C is formed at equilibrium. According to the reaction, the equilibrium constant is। तो कहता है क्वेश्चन कि A plus B giving C plus D, इसमें T इक्वल टू 0 पे 4 मोल हमने क्या कह रहे हैं, इनिशियली 4 मोल ऑफ A एंड 2 मोल ऑफ B आर टेकन और C और D 0 थे। तो जब T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम आया होगा तो मैंने कहा कि मान लेते हैं कि कुछ अमाउंट A और B के रिएक्ट हुए। कितना रिएक्ट हुआ नहीं पता, तो मैंने एक वेरिएबल मान लिया कि x मोल रिएक्ट हुआ। जितना A रिएक्ट होगा उतना ही B रिएक्ट होगा, बिकॉज 1:1 में है ये, तो 2 में से रिएक्ट हो गया x। अगर x A और x B रिएक्ट हुआ है तो C कितना बनेगा, ये भी x बनेगा और ये भी x बनेगा। क्वेश्चन ये कहता है कि इक्विलिब्रियम पे, ओके एक मिनट रुको, 4 मोल्स ऑफ A एंड 4 मोल्स ऑफ B है, तो ये भी 4 होना चाहिए, तो यहां 4 हो जाएगा। फिर कहता है 2 मोल्स ऑफ C इज फॉर्म्ड, तो C जो है इक्विलिब्रियम पे वो कितना है C, और मैंने निकाला यहां से x है, तो x की वैल्यू जो है वो C के मोल्स के बराबर होगी और वो कितनी है 2 के बराबर, तो x इक्वल टू 2 हो गया। तो पूछा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, अगर x इक्वल टू 2 हो गया तो A का कंसंट्रेशन, A के मोल्स कितने हो जाएंगे 4 - 2, B के मोल्स 4 - 2, तो Kc का वैल्यू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ स्टिक्योमेट्री अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ स्टिक्योमेट्री। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, C का कितना है 2, D का कितना है 2, A का कितना है 4 - 2 एंड B का कितना है 4 - 2। सॉल्व करने पे आ गया आंसर P, दैट इज द आंसर। ओके, तो T इक्वल टू 0 पे हमने वैल्यूज देखी, T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे हमने माना कि डिसोसिएशन कुछ तो हुआ होगा, और उसके हिसाब से फिर मैंने देखा प्रोडक्ट का मेरे को अमाउंट दे रखा था। Then next example, at a certain temperature 50% of HI is dissociated at equilibrium. The equilibrium constant for the reaction is। तो 2HI dissociate हो रहा है to give H2 plus I2। मान लेते हैं कि T इक्वल टू 0 पे A मोल्स था, इनिशियली H2 और I2 कुछ भी नहीं थे। जब T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम आएगा तो कहता है 50% ऑफ HI is dissociated, तो A का कितना डिसोशिएट होगा 50% मतलब A/2, तो H2 कितना बनना चाहिए। अगर A/2 रिएक्ट हुआ, देखो 2HI से H2 और I2 मतलब 2 मोल H2 के रिएक्ट होंगे तो 1 मोल H2 बनेगा, 1 मोल I2 बनेगा। तो अगर A/2 मोल रिएक्ट हो रहा है यानी 2 का 1 बन रहा है, तो A/2 का कितना बनेगा A/4 और I2 भी बनेगा A/4। सो Kc इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HI स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यूज को, तो ये हो जाएगा A/4 इंटू A/4 अपॉन HI दैट इज A माइनस A/2 दैट इज A/2 का स्क्वायर। सॉल्व करें इसे तो ये आ जाता है दैट इज 1/4 यानी 0.25 एंड दैट इज आंसर नंबर फर्स्ट, ए ऑप्शन। देन ये क्वेश्चन देखिए, CGF 2016 में आया हुआ है, कहता है कि 0.80 मोल ऑफ आयोडीन एंड 0.80 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज हीटेड टू गिव हाइड्रो आयोडिक एसिड। बेसिकली क्या कह रहा है H2 प्लस I2 गिविंग HI, ये वाली रिएक्शन है, सबके सब गैस में। और T इक्वल टू 0 पे जब रिएक्शन स्टार्ट किया तो हमने लिया 0.80, I2 लिया 0.80 और HI था 0। जब रिएक्शन आया तो मान लेते हैं कि X रिएक्ट हो गया, I2 कितना रिएक्ट हुआ 0.80 में से X, तो HI कितना बनेगा H2 I2 रिएक्शन बैलेंस्ड है नहीं है, तो ये 2HI आना चाहिए, तो X रिएक्ट हुआ तो यहां से बनेगा 2X
x और x रिएक्ट हुआ, 1:1 रिएक्ट होगा तो 2 मोल्स बनेगा, x और x तो 2x। रेशियो हमको अच्छे समझना है। अब क्वेश्चन कहता है कि 0.60 मोल्स ऑफ हाइड्रोआयोडिक एसिड इज फॉर्म्ड। इसका मतलब 2x शुड बी इक्वल टू 0.60, तो x की वैल्यू हो गई 0.30। तो अगर हम Kc लिखना चाहते हैं तो Kc हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट HI का स्क्वायर अपॉन H2 I2। x की वैल्यू निकाल दी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाता है 0.60 का स्क्वायर 0.80 माइनस x कितना था 0.30, तो ये आ जाएगा 0.50 ओके। तो दिस कम्स आउट टू बी 6 into 6 अपॉन 5 into 5। So this comes out to be 1.44 और 1.44 के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो अपना ऑप्शन बी आ जाना चाहिए। Then next example, the figure show the change in concentration of species A and B as a function of time। टाइम के साथ concentration का वेरिएशन दिखा रहा है और Kc चाहिए हमें A गिविंग 2B के लिए। तो देखिए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम दे रखा है हमें, मान लीजिए 0.1 है, ये 0.2, 0.3 एंड दिस इज 0.4। अब अगर हमें चाहिए तो कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम, जहां पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया उसको बोलेंगे T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम। तो कंसंट्रेशन ऑफ बी आ गया यहाँ पे 0.4, कंसंट्रेशन ऑफ ए आ गया 0.1, तो Kc की वैल्यू हो गई कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो बी की वैल्यू रखिए, कंसंट्रेशन ऑफ बी निकाल लिया, ग्राफ को देख के हमने बी स्क्वायर दैट इज 0.4 स्क्वायर अपॉन 0.1 दैट कम्स आउट टू बी 1.6, दैट इज आंसर ए। नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर द हाइपोथेटिकल इक्विलिब्रियम यूनिट ऑफ Kc। तो Kc हो जाता है कंसंट्रेशन मोल पर लीटर टू द पावर डेल्टा Ng। तो डेल्टा Ng निकाल लेते हैं हम यहां पे, दैट इज प्रोडक्ट का स्टिक्योमेट्री का सम 4 + 6 माइनस रिएक्टेंट दैट इज 4 + 5, तो ये आ गया 1 के बराबर। तो Kc की वैल्यू, Kc का यूनिट आ जाएगा मोल पर लीटर टू द पावर +1, दैट इज इक्वल टू मोल लीटर, डिनोमिनेटर में था ऊपर ले आओगे तो -1, दैट इज मोल इंटू लीटर टू द पावर -1। नेक्स्ट एग्जांपल, N2 + 3H2 गिविंग 2NH3, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कि, तो इस नए इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आएगा। बेसिकली अगर हम ध्यान दें तो हमने किया क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड रिएक्शन में अगर फर्स्ट का रिएक्शन K था तो सेकेंड में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। जब रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इक्विलिब्रियम में जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में वो पावर में आ जाएगा, तो K टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई किया, देखिए 2N2 + 6H2 गिविंग 4NH3, यहाँ क्या था N2 + 3H2 गिविंग 2NH3। बेसिकली इस पहली रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो कंसंट्रेशन में अगर हमने रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में वो पावर में आ जाता है, तो K टू द पावर 2, दैट इज ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इनकरेक्ट ऑप्शन, डेल्टा G इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है ये आंसर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो हमने बताया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और स्टिक्योमेट्री पे डिपेंड करता है। अचीवमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। रिएक्शन स्टॉप्स एट इक्विलिब्रियम, बिल्कुल गलत, स्टॉप नहीं होता, डायनामिक होता है। तो डायनामिक है तो चलता ही रहता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं, बट रेट क्योंकि इक्वल होता है तो चेंज दिखता नहीं है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये स्टेटमेंट भी सही है। डेल्टा G इक्वल टू 0, ये भी सही है। हमें इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है, तो इनकरेक्ट तो मैंने बता दिया, डायनामिक होना चाहिए, स्टैटिक नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, दैट इज द आंसर। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।